आप और मैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं जैसे यूट्यूब, फेसबुक और गूगल, उसके नीचे एक और दुनिया छिपी हुई है जिसे डार्क वेब कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह एनोनिमस और अनरेगुलेटेड है। वहाँ ऐसी वेबसाइट्स होती है जो सर्च इंजन से एक्सेस नहीं होती। ये इंटरनेट का एक छिपा हुआ कोना है जहाँ कुछ भी पॉसिबल है। एक समय पर इसी डार्क वेब की एक सबसे इनफेमस साइट थी, सिल्क रोड। सिल्क रोड को अक्सर अमेजोन ऑफ ड्रग्स कहा जाता था क्योंकि वहाँ लोग बस कुछ क्लिक्स में किसी भी ड्रग्स को ऑर्डर कर सकते थे और वो उनके घर तक डिलीवर होता था, बिल्कुल अमेजोन पैकेज की तरह। पर सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इस एम्पायर के पीछे कौन था। इसका जवाब है रोज एल्ब्रेक्ट, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। रोज एक लविंग फैमिली के साथ टेक्सास में बड़ा हुआ और बचपन में वो एक बॉय स्काउट ग्रुप का मेंबर था जिसने यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ी थी। हर कोई उसे एक स्वीट और अच्छा लड़का समझता था। सोचिए, जब लोगों को इसके बारे में पता चला कि वो दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन ड्रग एम्पायर का मास्टरमाइंड है, तो लोगों को कितना शौक लगा होगा। एक ऐसा एम्पायर जो इलीगल गुड्स और सर्विसेज से 1.2 बिलियन डॉलर्स की सेल का जिम्मेदार था। यही नहीं, रोज पर यह भी इल्जाम लगा कि उसने हिटमैन हायर किए। लेकिन क्या यह सच है? आज भी यह सवाल एक डिबेट का टॉपिक बना है कि क्या रोज सच में गिल्टी था या नहीं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम डार्क वेब की मिस्ट्री और सिल्क रोड के पीछे की असल कहानी जानेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कैसे रोज को ट्रैक किया जबकि वह टॉर ब्राउजर का यूज कर रहा था जो उसे कम्प्लीटली एनोनिमस बनाता था। क्या किसी ऐसे इंसान को पकड़ा जा सकता है जो ट्रेस ही नहीं हो सकता? ये एक ऐसी कहानी है जो मिस्ट्री, ट्विस्ट और कुछ करप्ट गवर्नमेंट एजेंट्स को एक्सपोज करती है। आपको यूट्यूब पे डार्क वेब के बहुत सारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे जिसमें लोग अक्सर सिल्क रोड के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के लोगों को मिसगाइड करते हैं, लेकिन ये वीडियो कम्प्लीटली उसके ऑपोजिट होने वाली है। तो मेरा नाम है नीरव और मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ जो वॉर, मिस्ट्री, क्राइम और कॉन्स्पिरेसी के बारे में होती है। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और ये है डार्क वेब की बिगेस्ट इलीगल वेबसाइट, सिल्क रोड। रोज एल्ब्रेक्ट एक ऐसा इंसान था जो दुनिया को बदलना चाहता था। उसने कई बिजनेस आइडियाज ट्राई किए पर कभी सफल नहीं हुआ, लेकिन एक आइडिया था जो उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। एक ऐसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस जहाँ लोग बिना किसी लिमिट और रिस्ट्रिक्शन के कुछ भी खरीद और बेच सके। रोज एक स्टॉन्च लिबर्टेरियन था। वो अक्सर लोगों के साथ ये डिबेट करता कि गवर्नमेंट का लोगों की लाइफ में इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए, खास करके ड्रग्स के मामले में। उसका मानना था कि सारे ड्रग्स लीगल होने चाहिए। ये गवर्नमेंट का राइट नहीं है कि वो लोगों को बताए उन्हें अपने बॉडी के साथ क्या करना चाहिए। जब लोग सेफ्टी के बारे में बात करते तो रोज अक्सर बोलता, तो क्या हम मैकडोनाल्ड्स के बर्गर को बैन करें क्योंकि वो लोगों का वेट बढ़ाता है और हार्ट अटैक दिलाता है, या फिर कार्स को बैन करें जो हर साल लाखों लोगों की जान ले लेती है। रोज के लिए मार्केट प्लेस का आइडिया सिर्फ पैसे बनाने का एक तरीका नहीं था, उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म था लोगों को आज़ादी देने और दुनिया को बेटर बनाने का। कुछ रिसर्च के बाद उसे पता चला कि एक वेब ब्राउज़र है जिसका नाम टॉर है। ये ब्राउज़र डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है और यूजर्स को ट्रेस करना मुश्किल बना देता है। टॉर ब्राउज़र पहले यूएस नेवी ने डेवलप किया था ताकि प्राइवेट कम्युनिकेशन हो सके और ये आईपी एड्रेस और यूज़र की आइडेंटिटी छुपाने में मदद करता है। ये डिस्कवरी रोज के लिए एक सॉल्यूशन बन गई। टॉर के जरिए लोग बिना गवर्नमेंट की नज़र में आए चीज़ें खरीद और बेच सकते थे। ये उसके फ्री मार्केट प्लेस के कंसेप्ट के लिए परफेक्ट था जहां लोग बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कुछ भी कर सकते थे। लेकिन शुरुआत में रोज अपने आइडिया को रियलिटी में नहीं ला सका क्योंकि पेमेंट्स को एनोनिमसली एक्सेप्ट करना कोई आसान तरीका नहीं था। क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट का हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जो ट्रेस किया जा सकता था। इसी वजह से उसका मार्केट प्लेस बनाने का आइडिया कुछ समय तक सिर्फ उसके दिमाग में ही था। फिर 2010 के समर में रोज को एक नए कंसेप्ट के बारे में पता चला, बिटकॉइन। ये एक डिजिटल करेंसी थी जो बिना किसी ट्रेस के एनोनिमसली ट्रांसफर हो सकती थी। ये एग्जैक्टली वही चीज थी जो उसके मार्केट प्लेस के लिए जरूरी थी। अपने बेडरूम में बैठे रोज ने अपने नए मार्केट प्लेस पर काम करना शुरू किया। उसने साइट का नाम रखा सिल्क रोड। ये नाम उसने पुराने एक बिजनेस रूट के नाम पर रखा जो 2000 साल पहले शुरू हुआ था और अलग अलग माल सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेंचुरीज तक यूज होता रहा। रोज इस साइट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता था और अकेले ही काम करता था। सिर्फ एक इंसान था जिसने उसे शुरुआत में बताया और वो थी उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया। जूलिया थोड़ी डरी हुई थी
लेकिन रोज ने उसे समझाया कि टोर ब्राउजर और बिटकॉइन की वजह से सब कुछ एनोनिमस रहेगा और ट्रेस नहीं किया जा सकेगा। साइट को डेवलप करना एक मुश्किल प्रोसेस था, क्योंकि एक पूरा मार्केट प्लेस अकेले बिल्ड करना एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन रोज को यह कैसे भी करके पूरा करना था। कभी कभी वो ब्रेक लेने के लिए अपना फेवरेट शो ब्रेकिंग बैड देखता था। एक स्टोरी एक नॉर्मल आदमी की जो ड्रग माफिया बन जाता है। लेकिन जब रोज सिल्क रोड के डेवलपमेंट को पूरा ही करने वाला था, उसे एक प्रॉब्लम दिखा। उसके मार्केट प्लेस में बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर लोग साइट पर आए और कुछ भी बेचने के लिए ना हो तो उसकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रोज ने एक बिल्डिंग रेंट की जो एक सुनसान जगह पर थी। वहां उसने मैजिक मशरूम्स उगाने शुरू किए। मशरूम फार्मिंग के लिए उसने एक बुक का यूज किया और यही सिल्क रोड का पहला प्रोडक्ट बना जो कभी सेल हुआ था। 2011 की शुरुआत तक 1 साल की मेहनत के बाद रोज अपनी साइट सिल्क रोड को लॉन्च करने के लिए रेडी था। उसने साइट पर अलग अलग ड्रग की कैटेगरीज ऐड की, लेकिन शुरुआत में सिर्फ उसके खुद के उगाए मैजिक मशरूम से लिस्टेड थे। रोज का प्लान यह था कि दुनिया भर के सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स यहाँ बेच सके, लेकिन बायर्स और सेलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए साइट का प्रमोशन करना भी जरूरी था। और एक इम्पोर्टेंट बात, डार्क वेब हमारे नॉर्मल सर्च इंजन से ओपन नहीं होते और रोज लीगली फेसबुक या गूगल एड्स नहीं चला सकता था। तो फिर प्रमोशन के लिए रोज ने अलग अलग इंटरनेट फोरम्स ज्वाइन किए। उसने एक द श्रुमरी जैसे मशरूम एंथुसियास्ट के फोरम्स में एक नॉर्मल पोस्ट किया, जैसे वो एक कस्टमर हो जो सिल्क रोड से मशरूम बाय करता था। ये एक स्ट्रेटेजी थी जो इंटेंशनली सही थी, जिससे लोग नेचुरली साइट के बारे में जाने और वहां विजिट करें। यह प्लान काम कर गया और ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। इस टाइम पर रोज टेक्सास की एक छोटी सी बुक स्टोर गुड वैगन बुक्स में काम करता था। ये एक परफेक्ट सेटअप था, क्योंकि वहां से वो अपने मशरूम शिप करने के लिए छोटे बॉक्सेस और शिपमेंट लेबल का यूज कर सकता था। मशरूम को फ्रेश रखने के लिए रोज वैक्यूम सीलर का भी यूज करता था। उसका बिजनेस चल पड़ा था और रोज हर हफ्ते 2 बार ऑर्डर शिप करता था। जब साइट की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो रोज के लिए ऑर्डर शिप करना मुश्किल होने लगा, क्योंकि दिन ब दिन ज्यादा ऑर्डर्स आने लगे थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि अब दूसरे डीलर्स भी सिल्क रोड पर अपने आइटम्स बेचने लगे थे। डीलर्स ने लिस्टिंग क्रिएट की जहां वीट, कोकेन, एक्सटेसी जैसे और भी ड्रग्स अवेलेबल होने लगे थे। प्रोडक्ट्स की वैरायटी से और ज्यादा बायर्स अट्रैक्ट होने लगे। शुरुआत में सिल्क रोड हर ट्रेड पर 6.23% का कमीशन लेता था। बायर्स और सेलर्स का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उसने एक रेटिंग सिस्टम बनाया था जो ईबे और अमेज़न के फीडबैक सिस्टम की तरह काम करता था। शुरुआत में उसे यह भी नहीं पता था कि कोई इसे यूज करेगा या नहीं, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने हजारों डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया को साइट की प्रोग्रेस के बारे में बताया, लेकिन जूलिया इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। जूलिया टेंशन लेने लगी जब उसने देखा कि अब साइट पर हार्डर ड्रग्स जैसे हीरोइन तक बेची जा रही थी। उसने रोज से पूछा, अगर किसी का ओवरडोज हो गया या कुछ खराब ड्रग्स मिक्स करके बेचा गया तो क्या होगा। तो रोज ने उसे कॉन्फिडेंटली रेटिंग सिस्टम के बारे में बताया और कहा, अगर किसी ने बुरी क्वालिटी के ड्रग्स बेचे तो उनकी रेटिंग गिर जाएगी और लोग दोबारा उनसे नहीं खरीदेंगे। इस पे जूलिया ने सिंपली जवाब दिया, हाँ, लेकिन अगर वो बायर मर गया तो रेटिंग कैसे देगा। सिल्क रोड की ग्रोथ पहले ही वर्ल्ड ऑफ माउथ के जरिए काफी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन जब गोकन न्यूज ने साइट के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश किया तो चीजें और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। आर्टिकल के बाद कई न्यूज एजेंसी जैसे एबीसी और एनबीसी ने भी सिल्क रोड के बारे में रिपोर्ट्स बनाई। इस अटेंशन से साइट पर और भी ज्यादा ट्रैफिक बढ़ने लगा, लेकिन ये अटेंशन अच्छी नहीं थी। कई अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसी सिल्क रोड पर नजर रखने लगी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि इस साइट को कौन चला रहा है। लेकिन टोर ब्राउजर और बिटकॉइन की वजह से रोज को ट्रेस करना मुश्किल था। रोज ने सिल्क रोड पर फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब साइट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही थी। मशरूम सोल्ड आउट हो चुके थे, लेकिन अब उसके कमीशन से पैसा आने लगा था। यह सक्सेस रोज के लिए काफी एक्साइटिंग थी, लेकिन साथ में नए चैलेंजेस भी लेकर आई। एक दिन जब उसने देखा कि किसी ने गन को साइट पर लिस्ट कर दिया है तो उसने सोचा कि यह तो लीगल है, क्योंकि अमेरिका में गन रखना एक राइट है। लेकिन जूलिया को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी। उसने रोज से कहा, तुम्हें यह सब रोकना होगा। सोचो, कोई अनजान आदमी गन क्यों खरीदना चाहेगा। रोज और जूलिया के बीच इस बात पर आर्गुमेंट हुआ और जूलिया अपसेट होकर अपनी फ्रेंड एरिका के घर चली गई। जूलिया ने एरिका को सिल्क रोड और रोज के काम के बारे में सब कुछ बता दिया और एरिका से प्रॉमिस लिया कि वो किसी को यह बात नहीं बताएगी। लेकिन आपको पता है,
कि लड़कियों के पेट में कोई भी बात ज्यादा देर तक नहीं रहती। कुछ समय तक एरिका अपने प्रॉमिस पर टिकी रही, लेकिन एक सुबह रोज ने अपने फेसबुक वॉल पर एक पब्लिक पोस्ट देखा जहां पर एरिका ने लिखा था, मुझे यकीन है कि अथॉरिटीज रोज एल्ब्रेक्ट के ड्रग वेबसाइट के बारे में जानना चाहेगी। रोज पैनिक में आ गया और तुरंत वो पोस्ट डिलीट कर दिया। उसने एरिका को कॉल करके रिक्वेस्ट किया कि यह बात कभी किसी और से ना कहे। एरिका ने यह पोस्ट रिवेंज के लिए किया था, क्योंकि उसका सिल्क रोड से खरीदा हुआ माल एक बैड रोड ट्रिप बन गया था। हालांकि फेसबुक पोस्ट डिलीट हो चुकी थी और ज्यादा लोगों ने इसे देखा भी नहीं था, लेकिन इस इंसिडेंट ने रोज को काफी टेंशन में डाल दिया और साथ में जूलिया और रोज के रिलेशनशिप पर इसका बुरा असर पड़ा। जूलिया ने रोज को उसे या साइट दोनों में से सिर्फ एक को चुनने को कहा। रोज ने साइट चलाने का चुनाव किया और जूलिया का अपार्टमेंट छोड़ दिया। जूलिया और एरिका के इंसिडेंट के बाद रोज को समझ आ गया कि अब उसे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, इसलिए उसने टेम्पररी अपनी कंट्री छोड़कर ट्रैवल करने का प्लान बनाया। वो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच गया रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद वो वियतनाम गया न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, और इसी तरह वो एशिया के अलग अलग आइलैंड और हॉस्टल में टाइम स्पेंड करने लगा। उससे मिलने वाले ट्रैवलर्स को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी इलीगल साइट का ऑपरेटर है और अब करोड़ों रुपए के बिटकॉइन का मालिक है। रोज ने डे एंड नाइट काम किया, हैकर्स के अटैक को हैंडल किया जो बिटकॉइन में रैंसम मांगते थे, और कस्टमर के कंप्लेंट को सॉल्व किया। जितनी तेजी से साइट ग्रो कर रही थी, रोज को समझ आ गया कि अब उसे एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, तो उसने रिक्रूटमेंट सिल्क रोड के एक्टिव यूजर्स में से शुरू की। कुछ ही महीनों में रोज के पास 10 एम्प्लॉयज हो गए थे। कोई कोड के बग्स को फिक्स कर रहा था, कोई फोरम्स मॉडरेट कर रहा था और कोई सपोर्ट टिकट्स और डिस्प्यूट हैंडल कर रहा था। ज्यादातर लोग इसे एक जॉब से ज्यादा समझते थे। उनका मानना था कि वो एक ऐसे मूवमेंट का हिस्सा है जो दुनिया को बदलने वाली है। सिल्क रोड काफी लोगों के लिए एक रिवॉल्यूशन बन गया था। इसी दौरान साइट पर नए नए प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज ऐड होने लगी। सेलर्स अब पासपोर्ट, फेक आईडीज, इलीगल केस और इवन स्पाईवेयर सेल करने लगे जो लोगों के वेबकैम हैक कर सकते थे। एक बार तो किसी सेलर ने रॉकेट लॉन्चर बेचने के लिए रख दिया और एक ने साइनेट जैसे डेडली पॉइजन को। रोज ने सिल्क रोड को फ्री मार्केट प्लेस का एक प्लेटफॉर्म समझा जहां लोग डिसाइड करते हैं कि क्या बेचना है और क्या खरीदना। लेकिन कभी कभी नए सेलर्स के आइडियाज उनके इनिशियल विजन के अगेंस्ट लगते थे। एक मॉडरेटर ने रोज से पूछा, क्या हम किडनी बेचने की परमिशन दे सकते हैं? ये सब सुनकर कभी कभी तो रोज भी चौंक जाता, लेकिन उसने कभी इंटरफेयर नहीं किया। उसका मानना था कि फ्री मार्केट प्लेस का कॉन्सेप्ट लोगों को खुद के डिसीजन लेने की आजादी देता है, इसलिए उसने सिल्क रोड की इलीगल लिस्टिंग पर एक्शन नहीं लिया। पर यह भी सच है कि साइट की इलीगल प्रोडक्ट्स और वेराइटी की वजह से सिल्क रोड पर और ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट हो रही थी। जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी वो ये कि सिल्क रोड सिर्फ एक मार्केट प्लेस नहीं रहा, बल्कि एक कम्युनिटी और मूवमेंट बन गया था। यूजर इसे एक रिवॉल्यूशन के रूप में देखने लगे थे। रोज ने अपने कम्युनिटी फोरम पर सिल्क रोड मूवी नाइट्स इंट्रोड्यूस किया, जहां हर वीक सभी यूजर्स एक ही मूवी एक ही टाइम पर देखते थे। पहली मूवी जो रोज ने सजेस्ट की वो थी वी फॉर वेंडेटा, जो एक एंटी गवर्नमेंट थीम वाली फिल्म थी जो सिल्क रोड कम्युनिटी में काफी पॉपुलर रही। सिल्क रोड यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करने लगा, जहां लोग अलग अलग इलीगल सब्सटेंस जीत सकते थे। एक कंपटीशन में विनर अपना प्राइज लेने के बाद गायब हो गया। रूमर्स थे कि उसका ओवरडोज हो गया था। रोज ने इस इंसिडेंट पर मजाक करते हुए कहा कि शायद उसे प्राइज में रिहैब का वाउचर देना बेटर होता। सिल्क रोड पर एक बहुत एक्टिव यूजर था। उसका यूजर नेम था वेराइटी जोन्स। उसने रोज की मदद करना शुरू की, जो बग्स आइडेंटिफाई करने और साइट के ग्रोथ प्लान्स बनाने में मदद करता। वेराइटी जोन्स और रोज प्राइवेट मैसेजेस के जरिए डेली बात करते और काफी क्लोज फ्रेंड बन गए। वेराइटी जोन्स एक तरह से रोज का बिजनेस कोच बन गया था, जिससे यह क्लियर था कि वो ड्रग्स के बिजनेस के बारे में काफी एक्सपीरियंस वाला इंसान था। एक दिन वेराइटी जोन्स ने रोज को एक मैसेज भेजा, मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो यूएस के ड्रग्स माफिया के लॉ के अंडर आता है। अगर हम पकड़े गए तो या तो आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा मिलेगी। रोज को यह सब पहले से पता था, लेकिन वो इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचता था। वेराइटी जोन्स ने रोज को एक सजेशन दिया। दोनों को एक ही मूवी पसंद थी, द प्रिंसेस ब्राइड। उस मूवी में एक जाबाज पायरेट होता है, ड्रेड पायरेट रोबोट्स, जो एक इंसान नहीं बल्कि एक टाइटल था जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास होता था। वेराइटी जोन्स ने रोज को अपना यूजर नेम एडमिन से बदलकर ड्रेड पायरेट रोबोट्स रखने का आइडिया दिया। इससे अगर रोज कभी पकड़ा भी गया तो वो ये क्लेम कर सकता था कि उसने सिर्फ एक समय तक साइट चलाई थी और अब टाइटल किसी और को पास हो चुका है।
और उस दिन के बाद रोज ने अपने नए यूजर नेम डीपीआर के नाम से काम करना शुरू किया। एरिका और जूली के इंसिडेंट के बाद वो किसी को अपने काम के बारे में नहीं बता सकता था। अपनी फैमिली और फ्रेंड से वो झूठ बोलता था कि वो एक डे ट्रेडर है। वेराइटी जोन्स की पार्टनरशिप ने रोज के अकेलेपन को कम कर दिया। अब उसके पास एक लिटरल पार्टनर इन क्राइम था, लेकिन अभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं था। जैसे जैसे सिल्क रोड की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, हैकर्स ने साइट को टारगेट करना शुरू कर दिया। कभी वो बिटकॉइन चुरा लेते तो कभी साइट पर अटैक करके रैंसम मांगते। रोज को रैंसम बिटकॉइन में पे करना पड़ता ताकि अटैक्स रुक सके, लेकिन रोज के लिए ये सब कुछ अब नॉर्मल बन चुका था क्योंकि उसकी अर्निंग इन सब को कवर कर लेती थी। रोज ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि सिल्क रोड इतनी बड़ी बन जाएगी। जब साइट 1 साल पुरानी हुई तब हर वीक सिल्क रोड की सेल्स $5 लाख तक पहुंच चुकी थी, जिससे रोज को काफी ज्यादा कमीशन मिलता था। बिटकॉइन की प्राइस भी रैपिडली इंक्रीज कर रही थी, जिसका मतलब था कि सिल्क रोड के ट्रांजैक्शन के जरिए जो बिटकॉइन रोज कमा रहा था उसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ रही थी। सिल्क रोड की पीक पर साइट पर लगभग 1 मिलियन यूजर्स थे। रोज की पर्सनल नेटवर्थ $10 मिलियन से भी ज्यादा थी। रोज का सपना था कि जब वो 30 साल का हो तब वो $1 बिलियन का मालिक बन जाए, और ऐसा लग रहा था कि ये एक्चुअली पॉसिबल हो सकता था अगर साइट एक्सपेंड होती रही। सिल्क रोड एक यूनिकॉर्न बन चुकी थी, एक ऐसी वर्चुअल कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा थी। ये अनबिलीवेबल था। 20s का लड़का एक लैपटॉप के जरिए दुनिया के सबसे बड़े इल्लीगल एम्पायर को रन कर रहा था। एक बार जब वो रोड से गुजर रहा था तो उसने न्यूज में सुना एक सिंथेटिक LSD जो सिल्क रोड से खरीदा गया था एक इंसान की मौत का कारण बना। ड्रग इतना पोटेंट था कि उस इंसान को लगा कि वो उड़ सकता है, और उसने बालकनी से जंप कर दिया, जिससे उसके सर में हेवी इंजरीज हो गई। यूएस गवर्नमेंट रेड पायरेट रोबोट्स को ट्रैक करने के लिए अब और भी ज्यादा सबूत इकट्ठा कर रही थी। FBI और DIA जैसे कई गवर्नमेंट एजेंसी सिल्क रोड के केस पर काम कर रही थी, लेकिन शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू एक IRS एजेंट से आया, जिसने सिंपली गूगल सर्च किया। गैरी एल्फोर्ड, एक टैक्स इंस्पेक्टर जिसे सिल्क रोड के केस पर असाइन किया गया था ताकि वो सिल्क रोड के जरिए हो रहे मनी लॉन्ड्रिंग के केस को ट्रैक कर सके। पर गैरी के पास बिटकॉइन, टोर या सिल्क रोड के बारे में कोई भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन गैरी के पास एक यूनिक स्किल थी। वो बहुत डिटेल ओरिएंटेड था और हर चीज को 3 बार पढ़कर इंश्योर करता था कि कुछ भी मिस ना हो। गैरी को प्रॉब्लम्स को डिफरेंट एंगल से देखना पसंद था। उसका फेवरेट क्राइम केस था 1970s का सन ऑफ सैम सीरियल किलर का, जो न्यूयॉर्क में हुआ था। पुलिस ने कई डिटेक्टिव्स इस केस पर लगाए, लेकिन कोई भी किलर को ट्रेस नहीं कर पाया। लेकिन एक ऑफिसर ने डिफरेंट अप्रोच लिया। उसने मर्डरर्स के नियर बाय एरियाज में उस समय के पार्किंग टिकट ट्रेस करना शुरू की। आइडिया यह था कि मर्डरर किलिंग के बीच में पार्किंग मीटर रिफिल करने का ज्यादा नहीं सोचेगा। उन्होंने देखा कि एक ही कार हर मर्डर के दिन टिकट लेती थी और क्राइम सीन के बेहद करीब होती थी। उन्होंने कार के ओनर को ट्रेस किया, जो उन्हें डायरेक्टली मर्डरर तक ले गया। गैरी इस केस को पसंद करता था क्योंकि यह प्रूव करता था कि एक्सपीरियंस के बिना भी आप अलग सोचकर बड़ी चीजें कर सकते हो। गैरी को यकीन था कि सिल्क रोड के फाउंडर ने भी ऐसी स्मॉल मिस्टेक छोड़ी होगी, एक डिजिटल पार्किंग जैसी। गैरी ने गूगल पर सिल्क रोड का वेब एड्रेस टाइप किया और एडवांस सर्च यूज किया। रिजल्ट को अर्ली 2011 पर फिल्टर करते हुए जब सिल्क रोड लॉन्च हुआ था, बहुत ही कम रिजल्ट्स आए, और उनमें से एक पोस्ट एक यूजर एल्टोड के नाम से था, जो द सुमरी फोरम पर लिखा गया था। यह पोस्ट एक यूजर का लगता था, ना कि साइट के क्रिएटर का, लेकिन यह पोस्ट सिल्क रोड का ऑनलाइन मेंशन करने वाली सबसे पुरानी रिकॉर्ड थी। गैरी ने डिसाइड किया कि वो एल्टोड यूजर नेम के और भी पोस्ट ढूंढेगा जो उसी डेट के आसपास के होने चाहिए। सर्च करते हुए गैरी एक और फोरम बिटकॉइन टॉक पर गया, जहां पर उसी यूजर नेम से एक पोस्ट था। क्या किसी ने अभी तक सिल्क रोड के बारे में सुना है? वो काइंड ऑफ एनोनिमस amazon.com की तरह है। गैरी को यह इंटरेस्टिंग लगा। सिल्क रोड के पहले ऑनलाइन मेंशन दोनों एक ही यूजर नेम से आए थे। ये यूजर अलग अलग फोरम्स पर सिल्क रोड को प्रमोट कर रहा था, बिल्कुल उस वक्त जब साइट लॉन्च हुई थी। गैरी ने एल्टोड के पोस्ट की हिस्ट्री को और डीपली देखा। उसे एक और पोस्ट मिला जो लॉन्च के कुछ महीने बाद की थी। IT Pro needed for a Bitcoin startup। ये एक जॉब एड था जो एक बिटकॉइन के प्रोजेक्ट के लिए दिया गया था। पोस्ट के अंदर एक कॉन्टेक्ट दिया गया था
इफ इंटरेस्टेड प्लीज सेंड योर आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन टू roselbricht@gmail.com। गैरी ने अपने साथियों को इस डिटेल के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ इस बात से कि ये यूजर सिल्क रोड के बारे में सबसे पहले पोस्ट करता दिखा, इसका मतलब ये नहीं कि वो साइट का क्रिएटर है। लेकिन गैरी को लगता था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गैरी ने रोज एल्ब्रिक्ट के कैरेक्टर के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। सबसे पहले उसने रोज के यूट्यूब चैनल को ढूंढा, जहाँ एंटी गवर्नमेंट के बारे में वीडियोस थे, जिसमें एक वीडियो अजीब था, हाउ टू गेट अवे विथ स्टीलिंग। उसके अलावा रोज का यूजर नेम ओ ये रोज था, जो इंटरेस्टिंग था क्योंकि सिल्क रोड फोरम पर जब भी ड्रेड पायरेट रोबोट्स मैसेज करता था तो वो हमेशा ये लिखता था, कभी यस नहीं। दूसरे एविडेंस गैरी को रोज के लिंक्डइन प्रोफाइल में मिला। उस प्रोफाइल पर रोज ने एक एंटी गवर्नमेंट पोस्ट लिखी थी, हमारे आसपास जो सबसे ज्यादा और सिस्टमेटिक फोर्स का यूज होता है वो सरकार और इंस्टीट्यूशन करते हैं। इस बात को लोग अच्छी तरह समझ सके, इसके लिए मैं एक इकोनॉमिक सिमुलेशन बना रहा हूँ जो लोगों को यह महसूस करवाएगा कि अगर सिस्टमेटिक फोर्स ना हो तो दुनिया कैसे दिखेगी। तीसरा, गैरी को स्टैक ओवरफ्लो पर एक कोडिंग क्वेश्चन मिला जो टोर के बारे में था। उसका यूजर नेम इनिशियली रोज एल्ब्रिक्ट था, लेकिन 1 मिनट के अंदर उसने अपना यूजर नेम चेंज करके फ्रॉस्टी कर दिया। यह क्लियरली दिखाता था कि रोज ने रियलाइज किया कि उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी है। फिर उसने जल्दी से अपना यूजर नेम चेंज कर दिया। गैरी अब श्योर था कि यह वही इंसान है जिसे वो ढूंढ रहा था। उसने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के एक इंसान को रोज एल्ब्रिक्ट के नाम से सर्च करने के लिए कहा। सर्च के दौरान उन्हें एक रियल इंसिडेंट मिला जहां रोज ने फेक आईडीज ऑर्डर किए थे जो इंटरसेप्ट हो गए थे। जब ऑफिसर ने रोज से फेक आईडी के बारे में सवाल किए तो रोज ने कैजुअली कमेंट किया, एक ऐसी वेबसाइट है जिसका नाम सिल्क रोड है, वहां से कोई भी फेक आईडीज खरीद सकता है। शायद रोज इस बात को नॉर्मल दिखाना चाह रहा था, लेकिन गैरी को यह सब और ज्यादा सस्पिशियस लगा। हालांकि अब तक जो भी डिटेल्स थी वो पक्के एविडेंस नहीं थे कि रोज सिल्क रोड का क्रिएटर था। लेकिन एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ। गैरी को यह नहीं पता था कि FBI ने आइसलैंड के अथॉरिटी के साथ मिलकर सिल्क रोड के सर्वर तक पहुंच बना ली थी और उसका कंट्रोल ले लिया था। अब सवाल यह था कि गवर्नमेंट को यह IP एड्रेस मिला कैसे। कुछ लोगों का मानना है कि NSA ने इलीगल स्पाइक टैक्टिक्स का यूज किया जो रोज के कानूनी राइट्स के खिलाफ थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात को नकार दिया और कहा कि सिल्क रोड के कोड में फ्लॉस थे जिनकी वजह से सर्वर का IP एड्रेस लीक हो गया। यह पॉसिबल था क्योंकि सिल्क रोड का कोड शुरुआत से ही काफी बगी था और इसे सिर्फ रोज ने अकेले डेवलप किया था। FBI के पास सिल्क रोड के सर्वर की एक्सेस थी। उन्होंने देखा कि जब सिल्क रोड का एडमिन लॉगिन या लॉग आउट करता था उसका डेटा स्टोर होता था। लॉग्स ने दिखाया कि मोस्ट रिसेंट एडमिन लॉगिन सैन फ्रांसिस्को के एक इंटरनेट कैफे से हुआ था। यह एक मेजर ब्रेक थ्रू था, लेकिन अब तक FBI के पास यह कंफर्म एविडेंस नहीं था कि ड्रेड पायरेट रोबोट्स कौन है। तभी गैरी ने अपनी फाइंडिंग्स के साथ FBI और DIA एजेंट के साथ एक ग्रुप कॉल किया। गैरी ने एक्सप्लेन किया कि यूजरनेम एल्टोइड ने सबसे पहले सिल्क रोड के बारे में ऑनलाइन मेंशन किया था और मल्टीपल फोरम्स पर साइट को प्रमोट किया था। उसने बताया कि एक पोस्ट में एल्टोइड ने अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस दिया था, roselbricht@gmail.com। गैरी ने स्टैक ओवरफ्लो का एग्जांपल दिया जहां रोज ने टोर कोडिंग क्वेश्चन के लिए एक पोस्ट की थी और फिर अपना यूजरनेम फ्रॉस्टी कर दिया था। कॉल के दौरान एक एजेंट ने गैरी को इंटरप्ट करते हुए पूछा, रुको, क्या तुमने अभी फ्रॉस्टी बोला? गैरी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया और बोला, हाँ फ्रॉस्टी बोला, लेकिन आप इस पर फोकस क्यों कर रहे हो? एजेंट ने जवाब दिया, जब हमने आइसलैंड से सर्वर लिया तो सर्वर और DPR के कंप्यूटर इन दोनों का नाम फ्रॉस्टी था। कॉल पर एक छोटी सी साइलेंस के बाद सब डॉट्स कनेक्ट होने लगे थे। गैरी ने बताया कि उसने रोज का करंट एड्रेस फेक आईडी इंसिडेंट की वजह से ट्रैक कर लिया था। जब गैरी ने FBI को रोज का एड्रेस बताया तो वो हैरान हो गए क्योंकि रोज सैन फ्रांसिस्को में रह रहा था, बिल्कुल उस इंटरनेट कैफे के पास जहां सिल्क रोड के एडमिन का IP एड्रेस ट्रैक किया गया था। यह कंफर्म हो गया था कि रोज ही उनका टारगेट था। FBI एजेंट्स, DIA एजेंट्स और गैरी सबको पता चल गया था कि रोज एल्ब्रिक्ट डेड पायरेट रोबोट्स है। गैरी सही था। क्रिमिनल मास्टरमाइंड जिसे वो पिछले कुछ सालों से ढूंढ रहे थे शायद इतना मास्टरमाइंड नहीं था जितना वो लोग सोच रहे थे। रोज ने अपने आइडेंटिटी को रिवील करने वाले कुछ मेजर गलतियां की थी। उसका डाउनफॉल ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था। एक यंग लड़का जो कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि सिल्क रोड इतना बड़ा बन जाएगा और इसलिए उसने अपनी गलती कवर करने में जरूरत से कम एफर्ट लगाए। जैसे गैरी कहता था,
ये एक डिजिटल पार्किंग टिकट जैसा था, एक माइनर डिटेल जो रोज ने ओवरलुक कर दी थी। लेकिन अब अथॉरिटीज को कंफर्म हो गया था कि रोज ही सिल्क रोड का क्रिएटर है। अब उन्हें सिर्फ उसे अरेस्ट करना था, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था जितना लगता है। FBI ने अंडरकवर एजेंट की टीम असाइन की जो रोज को ट्रैक कर रही थी और उसके हर मूव को ऑब्जर्व कर रही थी। FBI के पास सिल्क रोड के सर्वर के लॉग्स थे जो लिटरली दिखाते थे कि सिल्क रोड का एडमिन कब लॉग इन और लॉग आउट कर रहा है। हर बार जब रोज अपना लैपटॉप ओपन या क्लोज करता, वो लॉग्स के डेटा के साथ मैच होता था। ये अनडिनाएबल प्रूफ था कि रोज ही उनका टारगेट था। लेकिन अथॉरिटीज को रोज के अरेस्ट करते वक्त एक स्पेसिफिक सिचुएशन चाहिए थी। उन्हें रोज का लैपटॉप खुला हुआ पकड़ना था। लैपटॉप के अंदर का डेटा सिर्फ रोज को प्रोसिक्यूट करने के लिए नहीं, बल्कि सिल्क रोड के बाकी एम्प्लॉयज और बड़े डीलर्स को ट्रैक करने के लिए भी काम आ सकता था। अगर एजेंट्स ने बिना प्लानिंग के अरेस्ट करने की कोशिश की होती तो रोज अपने लैपटॉप का लिड बंद कर देता और सारा डेटा एनक्रिप्ट हो जाता। रोज को रंगे हाथ पकड़ना था और उसके लिए एक केयरफुली प्लान ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 1 अक्टूबर 2013 की सुबह रोज के लिए एक आम दिन जैसा लग रहा था। उसने एक नियर बाय कैफे में जाने की कोशिश की, लेकिन वो काफी बिजी था और उसे कोई भी कोना खाली नहीं दिख रहा था। इसलिए रोज सैन फ्रांसिस्को के पब्लिक लाइब्रेरी गया। लाइब्रेरी के एक खाली स्पॉट पर जहां कोई उसका स्क्रीन ना देख सके, रोज ने अपना लैपटॉप ओपन किया और सिल्क रोड के एडमिन एरिया में लॉग इन किया। रोज को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पूरी लाइब्रेरी अंडरकवर FBI एजेंट से भरी हुई थी जो उसका हर मूव क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन अथॉरिटीज को कोई गलती नहीं करनी थी, क्योंकि अगर रोज पैनिक करके लैपटॉप बंद कर देता तो उनका पूरा प्लान फेल हो जाता। इसलिए 2 अंडरकवर एजेंट्स ने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया। वो एक आर्ग्यूइंग कपल बन गए और उन्होंने लाइब्रेरी के क्वाइट एनवायरनमेंट पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। रोज अपना काम छोड़कर देखने के लिए मुड़ गया कि वहाँ क्या हो रहा है। जब रोज का ध्यान टर्न हुआ, एक एजेंट ने तुरंत उसका लैपटॉप उठा लिया। रोज ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरे एजेंट्स ने उसे हैंडकफ कर दिया और अरेस्ट कर लिया। यह सब कुछ इतना परफेक्टली टाइम था कि रोज को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। रोज को सिल्क रोड के एडमिन सेक्शन में लॉगिन किया हुआ पकड़ा गया और उसके लैपटॉप के कॉर्नर पर यूजर नेम फ्रॉस्टी क्लियरली दिख रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, लैपटॉप अनलॉक होने की वजह से अथॉरिटीज को उनकी पर्सनल डायरी और सिल्क रोड चलाते वक्त का हजारों चैट्स मैसेजेस मिले जो उसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के रूप में काम आए। जब ये न्यूज बाहर आई, न्यूज़पेपर और टीवी स्टेशन ने इस स्टोरी को दुनिया भर में कवर किया। एक बॉय स्काउट एक सीक्रेटली एक वेबसाइट रन कर रहा था जो $1.2 बिलियन के ड्रग्स, वेपन्स, पॉइजन और इलीगल गुड्स ट्रैफिक कर रहा था। रोज की फैमिली को यकीन था कि उसके साथ कोई साजिश हुई है या अथॉरिटीज से कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि उनके लिए यह सोचना मुश्किल था कि उनका रोज ये सब कर रहा था। रोज के लैपटॉप के डेटा से FBI को एक और बड़ी डिस्कवरी हुई। सिल्क रोड के केस पर काम करने वाला एक गवर्नमेंट एजेंट कार्ल फोर्स सीक्रेटली रोज से चैट कर रहा था और केस की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उसे दे रहा था। सिल्क रोड पर कार्ल नोब यूजर नेम यूज करता था। कार्ल ने कहा कि उसके पास DEA की एक मोल इन्फॉर्मेशन है और वो रोज को केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। इसके बदले कार्ल ने $7.5 लाख के बिटकॉइंस लिए। लेकिन ये करप्शन का सिर्फ एक पार्ट था। एक और एजेंट था, सेन ब्रिजेस, जो बेल्टिमोर टास्क फोर्स का एक हिस्सा था। वो सिल्क रोड के एम्प्लॉय के अकाउंट हैक करके पैसे खुद के वॉलेट में डाल रहा था। रोज ने कर्टिस, जो उसका एम्प्लॉय था, उस पर $3.5 लाख चुराने का इल्जाम लगाया और उसके खिलाफ हिटमैन लगा दिए। कार्ल ने फर्जी मौत का ड्रामा रचा और रोज से और ज्यादा पैसे ले लिए। असल में कर्टिस जिंदा था और पैसे सिन ने चुराए थे। रोज पर टोटल 7 अलग अलग चार्जेस लगाए गए, जिनमें ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और किंगपिन जैसे काम शामिल थे, जो अक्सर ड्रग लीडर के लिए यूज किया जाता था। लेकिन जब रोज लाइब्रेरी में अपने लैपटॉप के साथ पकड़ा गया, फिर भी उसने नॉट गिल्टी प्लेड किया। रोज के लॉयर्स का यह कहना था कि रोज ने सिल्क रोड शुरू जरूर किया था, लेकिन यह एक सोशल एक्सपेरिमेंट था, पैसा बनाने के लिए नहीं। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जब साइट की ग्रोथ चलने लगी और कंट्रोल से बाहर होने लगी, तब रोज ने साइट किसी और ड्रेड पायरेट रोबोट्स के नाम पर बेच दी। लॉयर्स ने यह भी कहा कि जो चैट लॉग्स और डायरी रोज के लैपटॉप के साथ मिले, वो सब प्लांटेड एविडेंस थे। लेकिन रोज के खिलाफ एविडेंस बहुत ज्यादा थे। रोज लिटरली सिल्क रोड के एडमिन पेज पर लॉगिन पकड़ा गया था।
चैट लॉग्स उसके लैपटॉप में सालों पुरानी कन्वर्सेशन को रिवील करते थे, जहां वो वेराइटी जोन के साथ मिलकर ड्रेड पायरेट रोबोट का नाम बनाने के बहाने सोच रहा था। मैसेजेस ये भी दिखा रहे थे कि डीपीआर किसी से फेक आईडीज खरीद रहा था और साइट को एक्सपेंड करने की प्लानिंग बना रहा था। ये वही मैसेजेस थे जब रोज के फेक आईडीज पकड़ गए थे। रोज ने साइट बेची थी, इस बात का कोई भी रिकॉर्ड या इंडिकेशन नहीं मिला और रोज अब तक साइट के कमीशन से बिटकॉइन कमा रहा था। यह साफ था कि रोज इस सिल्क रोड को शुरू से एंड तक रन कर रहा था। रोज के ट्रायल के दौरान सपोर्टर्स दुनिया भर से उसके सपोर्ट के लिए आए। कोर्ट के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनका कहना था कि रोज ने सिर्फ एक वेबसाइट बनाई थी और अगर ये क्राइम है तो ईबे और क्रेगलिस्ट के फाउंडर्स को भी ट्रायल पर होना चाहिए, क्योंकि उन प्लेटफॉर्म पर भी इलीगल गुड्स सेल होते हैं। लेकिन ज्यूरी का ओपिनियन अलग था। उन्होंने रोज को सभी चार्जेस पर गिल्टी डिसाइड किया। चैट लॉग्स और लैपटॉप के फाइल्स में इतने सबूत थे कि अगर रोज उस दिन लाइब्रेरी में अपना लैपटॉप का लीड क्लोज कर देता तो शायद ये एविडेंस नहीं मिलते। सजा सुनाने के वक्त रोज ने जज को एक लेटर लिखा जिसमें उसने कहा, मैंने अपने जवानी के साल खो दिए। मुझे पता है कि आप मेरी जिंदगी के बीच के साल भी ले लेंगे, लेकिन कृपया करके मुझे मेरे बुढ़ापे के साल छोड़ दीजिए। मुझे एक छोटी सी उम्मीद दे दीजिए। सेहत बनाए रखने और अपने भगवान से मिलने से पहले अपने आप को सुधरने का एक मौका दीजिए। लेकिन जज ने इस रिक्वेस्ट को नहीं माना। रोज को 2 उम्र कैद और साथ में 40 साल की बिना पैरोल की सजा सुनाई गई। मतलब कि रोज अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताएगा। कई लोगों का मानना था कि यह सजा काफी हार्श थी, लेकिन जज का कहना था कि उन्होंने रोज के लिए यह सजा इसीलिए दी ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा मार्केट प्लेस शुरू करने से पहले 2 बार सोचे। जज ने यह भी कहा कि वो रोज की फिलोसॉफी से एग्री नहीं करते कि ड्रग्स सिर्फ उन्हीं लोगों को इम्पेक्ट करता है जो ड्रग्स लेते हैं। उन्होंने कहा, नशे की वजह से लोग टूटते हैं, सिर्फ जिंदगियां नहीं पूरी फैमिलीज बर्बाद हो जाती है। बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता और वो अकेले रह जाते हैं। रोज की स्टोरी एक ट्रेजेडी जैसी थी, जैसे उसका फेवरेट शो ब्रेकिंग बैड। वॉल्टर वाइट की तरह रोज एक नॉर्मल इंसान था जिसने एक लार्जर देन लाइफ एम्पायर क्रिएट किया था। शुरुआत में दोनों का ऑब्जेक्टिव अच्छा था, वॉल्ट के लिए अपने मेडिकल बिल्स को पे करना और रोज के लिए लोगों को फ्रीडम देना। लेकिन पावर और वेल्थ ने उन्हें ज्यादा लालची बना दिया और चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई। जज ने सोचा कि अब दोबारा कभी भी कोई ऐसी वेबसाइट नहीं बनाएगा, लेकिन रियलिटी में जैसे ही ओरिजिनल सिल्क रोड बंद हुई उसके तुरंत बाद सिल्क रोड 2.0 लॉन्च हो गई। सिल्क रोड के केस की पब्लिसिटी ने और लोगों को इस आइडिया में इंटरेस्टेड कर दिया, लेकिन जैसे अक्सर होता है सीक्वल्स कभी ओरिजिनल से बेटर नहीं होते। सिल्क रोड के कई सीक्वल्स आए, लेकिन उन्होंने कभी रोज की ओरिजिनल साइट जैसी पॉपुलैरिटी नहीं गेन की। सिल्क रोड 2 सिर्फ 1 साल तक चली, जब तक फेडरल एजेंट्स ने उसके सर्वर को ट्रैक नहीं कर लिया। पता चला कि साइट को ऑपरेट करने वाला ब्लैक बेंथल नाम का एक आदमी था जो अपने पर्सनल ईमेल आईडी black@benthel.net का यूज कर रहा था, जिसमें उसका फुल नेम भी इंक्लूड था। सर्वर सेटअप करने के लिए जैसे रोज के पर्सनल ईमेल एड्रेस का यूज FBI को उस तक ले गया, वैसे ही ब्लैक का ईमेल का यूज ऑथोरिटीज को उस तक ले गया। एक बार फिर कंट्रोवर्सी हुई कि ऑथोरिटीज ने सर्वर को लोकेट कैसे किया। कुछ लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट ने एक पोटेंशियली इलीगल स्पाइंग टेक्टिक्स का यूज किया और कुछ लोग मानते हैं कि टोर नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज्ड है। थियरीज तो बहुत है, लेकिन इन सब कंट्रोवर्सीज ने सिमिलर डार्क मार्केट प्लेस को क्रिएट होने से नहीं रोका। पिछले कुछ सालों में एक साइट बंद होती तो दूसरी लॉन्च हो जाती, लेकिन अक्सर पता चलता है कि ये साइट पहले से ही स्कैम थी या फिर एक हनी पॉट थी जो गवर्नमेंट ने डीलर्स को पकड़ने के लिए बनाई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिल्क रोड की कॉपी बनाने वाले लोग अक्सर अपने आप को ड्रेड पायरेट रोबोट्स के नाम से आइडेंटिफाई करते। एक तरह से रोज का फ्री मार्केट का विजन जो % टू % पास होने की बात करता था वो सच में एग्जिस्ट करने लगा। तो अगर आपको ये सिल्क रोड की स्टोरी पसंद आई तो आपको मेरा जूलियन असांज वाला वीडियो जरूर पसंद आएगा, जिसमें US, रसिया और UK के सभी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश कर देता है और फिर सभी कंट्रीज के पुलिस उसे मारना या पकड़ना चाहते हैं। तो जल्दी से फैक्ट इनसाइडर पर जाकर वो वीडियो देख लो। तो फाइनली अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आप एक ट्रू फैक्ट इनसाइडर फैन हो, और अगर आप सिल्क रोड से भी बड़े ब्लैक मार्केट के बारे में वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1000 लाइक कंप्लीट करवा देना। मैं जरूर से इस पे वीडियो बनाऊंगा।